हेलो दोस्तों, मेरा नाम गीतांजलि मिश्रा है और आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल एडुफ्लेक्ट पे। और आज हम क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने दो टर्मिनल ले लिए हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, और ये दोनों टर्मिनल एक सेल में होते हैं, हम जैसे कि जानते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ पर हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल पे लो पोटेंशियल होता है। जब हम इसे वायर से कनेक्ट करेंगे, किसी मेटल वायर से कनेक्ट करेंगे, तो ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। अब ये जो दोनों टर्मिनल में हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस है, इस वजह से क्या होगा, जो हमारे चार्जेस हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, ठीक है। और एज चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज़ डन। और हम जानते हैं जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा तो क्या होगा, वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ हम काम करेंगे। तो इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हम काम करते हैं इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि जितना हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे काम किया, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो करंट को फ्लो कराता है, करंट इसी की वजह से फ्लो कर पा रहा है, चार्जेस इसी की वजह से फ्लो कर पा रहे हैं, ठीक है। और इससे हमारा फॉर्मूला बनेगा कि V इक्वल्स टू W अपॉन Q, विच इज, हमें अगर वर्क डन निकालना हो तो W बराबर V इंटू Q। इसके आगे जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे हाउ डज़ लाइटनिंग, अगर हमने देखा है जैसे तूफ़ान हो, बारिश हो, मौसम ख़राब होता है तो बिजली कड़कती है, ठीक है। ये होता कैसे है, जब आसमान में बादल इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्जेस कहते हैं बनते हैं, ठीक है। और क्लाउड्स जो हैं वो हाई पोटेंशियल पे आ जाते हैं। जब उनके अंदर चार्जेस बन जाते हैं तो क्लाउड्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल होता है। और वहीं पर हम देखें तो हमारी अर्थ पर ज़ीरो पोटेंशियल होता है, जिस वजह से जो चार्जेस हैं हमारे वो हाई पोटेंशियल से, यानी क्लाउड से अर्थ की तरफ आते हैं, लोअर पोटेंशियल की तरफ आते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक तो पोटेंशियल डिफरेंस की हमने बात कर ली। इसके आगे कुछ ये MCQs हैं, उन्हें हम देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट the dash of current is from positive terminal to negative terminal of the cell। मतलब ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। किसी भी बैटरी के अक्रॉस क्या अगर वायर लगाएं तो हम क्या देखेंगे कि जो चार्जेस का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है मेनली, वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। और वहीं पर हमारा जो कन्वेंशनल करंट होता है उसका फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन की हमेशा अपोजिट होती है, ठीक है। एंड द फंक्शन ऑफ द सेल इज़ टू क्रिएट, हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि जो बैटरी है, जो हमारा सेल है, उसका फंक्शन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, क्योंकि उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा लो पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट है द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज़, अभी हमने देखा लाइटनिंग कैसे होती है, जब क्लाउड्स, हमारे जो बादल हैं, उनके अंदर जब चार्जेस भर जाते हैं, उनके अंदर जब हाई पोटेंशियल हो जाता है तो चार्जेस क्लाउड से हमारी अर्थ की तरफ आते हैं, क्योंकि अर्थ में जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, मतलब ना के बराबर है, इस वजह से। इसके आगे हम बात करेंगे, हाँ, कूलम, चार्जेस के बारे में पढ़ा, चार्जेस के बारे में जाना, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि चार्जेस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। हम चार्जेस को रिप्रेजेंट Q से करते हैं, कैपिटल Q से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। और चार्जेस को हम कैलकुलेट या मेज़र करते हैं कूलम में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस मेजर बाय कूलम, हाँ मेज़र करेंगे कूलम में। उसके आगे चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें कहते हैं जाननी होंगी, कि दो चार्जेस सेम दो चार्जेस, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। और दो अपोजिट चार्जेस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है।
इसके आगे इसके आगे हम ये देखेंगे कि एक चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये हम जानेंगे, क्योंकि ये हमारे एक फॉर्मूले में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, वो हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में मिलेंगे आपको, मतलब 1, 2, 3, 4 या n नंबर ऑफ। आपको कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे। आपको ये नहीं मिलेगा कि 5/2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि 3/4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा होगा ही नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करेंगे, किसी कंडक्टर में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। इससे फॉर्मूला बनेगा Q = Ne, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम बोलेंगे कि Q/E, ठीक है। और यहाँ पर E की वैल्यू अभी बताया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम चार्ज का मतलब Q की वैल्यू हमको 1 कूलम गिवन है, और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, n = हम करेंगे 1/1.6 × 10⁻⁻19, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 0.625 × 10⁻19, मतलब कि हमारे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में बह रहे हैं जहाँ पर 1 कूलम चार्ज है। इसके आगे वोल्ट, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा हमने, तो हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं मेज़र किस में किया जाता है, वोल्ट में किया जाता है, ठीक है। वोल्ट जो है वो यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने की। अब यहाँ पर आप देखिए सर्किट है, सर्किट में हमने बैटरी लगाई है और बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कुछ Q चार्ज इस सर्किट में फ्लो हो रहा होगा, और ऑफ कोर्स वो Q चार्ज जो है कुछ ना कुछ वर्क डन हम कर रहे हैं उस Q चार्ज को ले जाने में। तो यहाँ से हमने पहले भी अभी फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पे भी है V = W/Q। हाँ, इधर से हम 1 वोल्ट को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। 1 वोल्ट का मतलब है जब हम 1 जूल वर्क डन करें 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने में, मतलब एक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम 1 कूलम चार्ज को ले जाते हैं और हम वहाँ पर 1 जूल ऑफ वर्क डन करते हैं, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा 1 वोल्ट। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलम, मतलब कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को जूल पर कूलम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपको 1 मिली वोल्ट गिवन है, तो 1 मिली वोल्ट का मतलब है 10⁻³ वोल्ट। यहीं पर आपको अगर 1 मेगा वोल्ट दिया हुआ है तो वो है 10⁻6 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ली, वोल्ट की बात कर ली, अब देखते हैं कि एम्पियर। हमने इलेक्ट्रिक करंट की पिछली वीडियो में बात करी थी, और इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किस में किया जाता है, हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, ठीक है। एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए, किसी कंडक्टर में कितना करंट बह रहा है उसको एम्पियर से शो करेंगे। अब यहाँ पर हमने सर्किट लिया है और वहाँ सर्किट में बैटरी लगाई है। अब इस सर्किट में एक्चुअल में कितना करंट बह रहा है हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए करंट क्या है, हमने पढ़ा था फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब कि कितने रेट से, कितने दर से हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से फॉर्मूला देखेंगे I = Q/T, मतलब कि कितने चार्जेस को बहने में कितना टाइम लग रहा है वो हमारा करंट है, ठीक है। और यहाँ से 1 एम्पियर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। 1 एम्पियर क्या हो गया, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में, मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी वायर से बह के चला जाए तो वहाँ पर 1 एम्पियर ऑफ करंट जनरेट होता है, ठीक है। सेम 1 मिली एम्पियर को हम कैसे कहते हैं सॉल्व करेंगे। 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर। अगर आपको कहीं 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर गिवन है तो आप 10⁻³ का इंटू कर देंगे। तो चलिए हम कुछ मैच द फॉलोइंग देख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है, और सेकंड कॉलम में हम देख रहे हैं जूल, एम्पियर, कूलम और वोल्ट गिवन है। अब आप इसे बहुत ही ईजिली मैच कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं एम्पियर में मेज़र किया जाता है। अभी हमने देखा
तो इलेक्ट्रिक करंट मैच होगा एम्पियर से। इलेक्ट्रिक चार्ज है उसे हम कूलम में मेज़र करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मैच कर देंगे कूलम से, ठीक है। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम मेज़र वोल्ट में करते हैं, तो उसको मैच कर देंगे वोल्ट से। सिंपल है ये। अब कुछ न्यूमेरिकल कर लिए जाएं। जितने हमने अभी इस वीडियो में 3 फॉर्मूले देखे। I = Q/T करंट निकालना है, तो हम ऊपर चार्ज लिखेंगे, नीचे टाइम, एंड B = W/Q हमने पढ़ा, और Q = NE मतलब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। देखिए हमें करंट दिया हुआ है कि 0.5 एम्पियर का करंट किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से फ़्लो हो जा रहा है 10 मिनट में, तो बताइए वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है सर्किट से। करंट की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर, टाइम हमारे पास है 10 मिनट। अब हम 10 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हम सेकंड जो हम टाइम के लिए सेकंड यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट को चेंज करने के लिए हम 60 का इंटू करेंगे, तो हमारे आ जाएंगे 600 सेकेंड्स। अब हमें निकालना है चार्ज। हम जानते हैं I = क्या होता है, Q/T होता है, तो Q बराबर क्या हुआ, I × T। I हमारा है 0.5 इंटू 600। इसको हमने सॉल्व किया तो एक ज़ीरो से एक पॉइंट हटेगा, 5 × 60, और 5 × 60 इज़ 300 कूलम हमारा चार्ज मिल गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। हमें अब देखिए क्या दिया हुआ है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाना है। 2 कूलम का चार्ज है हमारे पास, और हमें वर्क डन निकालना है कि हम कितना काम करेंगे, ठीक है। और हमें दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिए हुए हैं वोल्ट में। एक है 128 और एक है 118। तो पहले तो हम लिखेंगे चार्ज कितना गिवन है, 2 कूलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, मतलब दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हम 128 माइनस 118 करेंगे, विच इज़ 10 वोल्ट। अब हम निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W = V × Q, ठीक है। B क्या है, 10 वोल्ट है, Q क्या है हमारा, 2 कूलम है, तो 10 × 2, तो वहाँ वर्क डन आया 20 जूल, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अभी हमने निकाला था, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि शो दैट द 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ 6.25 × 10⁻18 एलिमेंट्री चार्जेस। यही अभी हमने निकाला था कि 1 कूलम चार्ज अगर किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, तो ये बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें चार्ज पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, और हमें अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है 1 कूलम, ठीक है। अब हम लगाएंगे Q बराबर NE फॉर्मूला, ठीक है, और N बराबर हम क्या लिखेंगे, Q/E। हमें Q की वैल्यू पता है 1 कूलम है, अपॉन E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज से 1 कूलम चार्ज की वजह से बह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, how much work is done in moving a charge of magnitude 2 coulomb across the 2 point having a potential of 12 volt। सिंपल सी बात है, वर्क डन पूछा है हमें, और हमें बोला गया है कि चार्ज कितना कहते फ्लो किया है 2 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 12 वोल्ट, ठीक है। चार्ज है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, हमें वर्क डन निकालना है। W = V × Q, W = 12 × 2, और 12 × 2 24 जूल। वर्क डन हमारा आ गया 24 जूल। Next, how much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery। हमें मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज हमारा पास हो रहा है 6 वोल्ट बैटरी से, तो कितनी एनर्जी खर्च हुई, कितनी एनर्जी खर्च हुई होगी, वो हमारी वर्क डन के बराबर ही होगी। तो मतलब हमें निकालना वर्क डन है, ठीक है। चार्ज गिवन है 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। अब हम निकालेंगे एनर्जी, एनर्जी इज़ W = V × Q, ठीक है। तो W = V × Q, 6 × 1, तो हमारा वर्क डन आ गया 6 वोल्ट।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज़ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अब हमारे पास करंट हमें दिया हुआ है 5 एम्पियर का और हमारे पास टाइम है 1 सेकेंड और पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स उस सर्किट से बह रहे हैं। ठीक है, चार्ज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। हम जानते हैं कि Q इक्वल्स टू IT होता है और Q इक्वल्स टू NE होता है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं। E की वैल्यू हमें पता है, I की वैल्यू हमें पता है और T की वैल्यू हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, IT इक्वल्स टू NE, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे एंड देन N इक्वल्स टू IT अपॉन E। I की वैल्यू है 5, T की वैल्यू है 1 एंड अपॉन 1.6 × 10⁻19। इसको सॉल्व करने पे आएगा 31.25 × 10⁻18, मतलब इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उस सर्किट से बह रहे हैं। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट मेन सप्लाई, करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू द हीटर। हमें दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक हीटर का दिया है 230 वोल्ट और उससे कितना करंट बह रहा है 8 एम्पियर का। अब पूछा गया है हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड सर्किट इन ईच सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड पे कितना चार्ज फ्लो कर जा रहा है। और सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द हीटर इन ईच सेकेंड, और हर एक सेकेंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 230 वोल्ट, करंट हमें गिवन है 8 एम्पियर, टाइम हमें पता है 1 सेकेंड। अब हमें चार्ज निकालना है तो Q इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, Q इक्वल्स टू IT, I की वैल्यू है 8 और T की वैल्यू है 1, तो हम Q निकाल लेंगे जो कि आएगा हमारा 8 कूलम। देन हमसे पूछा गया है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, और कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है वो जितना हमने वर्क डन किया होगा उतनी ही हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई होगी। तो W बराबर V × Q, V हमारा है 230, Q की वैल्यू हमने अभी निकाली 8, तो वर्क डन कितना आया 1840 जूल। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने जान लिया है, चार्जेस के बारे में जान लिया है। तो हम देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, और ये थ्योरी के क्वेश्चन में बहुत आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ दिया किसने था, हमारे साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ये ओम्स लॉ दिया था। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व क्या किया, पहले तो आप ये देखिए, एक सर्किट में जब उन्होंने एक बैटरी लगाई, ठीक है, और उसका सर्किट की जो कहते हैं स्विच था की था उसको कनेक्ट किया, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट में बह रहा है उतना ही करंट बह रहा है। जैसे ही उन्होंने बैटरी और लगाई, एक और बैटरी लगाई, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, तो उन्होंने फिर से ऑब्ज़र्व किया कि करंट भी बढ़ गया। फिर उन्होंने ये ट्राई किया, फिर उन्होंने कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया और फिर उन्होंने देखा कि करंट बढ़ता जा रहा है। तो ये पहले तो उन्होंने ऑब्ज़र्व कैसे किया, ये ऑब्ज़र्व किया उन्होंने एम मीटर और वोल्ट मीटर की वजह से। ठीक है, एम मीटर क्या होता है, जो करंट को मेज़र करता है डिवाइस, उसे हम एम मीटर कहते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग उन्होंने जब चेक करी, जब वो बैटरी को लगाते, एक एक्स्ट्रा सेल बढ़ाते, तो जो वोल्ट मीटर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता और उसी हिसाब से करंट भी बढ़ता जा रहा था एम मीटर में। तो यहाँ से उन्होंने ओम्स लॉ दिया, और ओम्स लॉ क्या कहता है, दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। मतलब कि उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जितना करंट बह रहा है उस कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर में है। मतलब कि जो V है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है I पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I पे। ठीक है, और वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर और ये लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, ये सब कांस्टेंट है, वो सब कांस्टेंट है, एक ही है। और वहाँ पर बस ये है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और वो हमारा कांस्टेंट है R, रेजिस्टेंस, जिससे हमारा फॉर्मूला बना V इक्वल्स टू I। ठीक है, इसे ही हम ओम्स लॉ कहते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट की तरह आया है, इसका क्या यूज़ है और ये क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ में अभी हमने देखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के, प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटाया तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आया R जो कि था रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए रेजिस्टेंस का सीधा सा मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, ठीक है। किसी कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे करंट कम जाएगा, कम फ्लो करेगा, और वही अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है तो वहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि रेजिस्टेंस का काम इतना है कि वो करंट के फ्लो को अपोज करता है और करंट की वजह से जो कंडक्टर में हीट जनरेट होती है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे वो रख लेता है, ठीक है। तो डेफिनेशन से देखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की सीधी सी बात है कि ये कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस का काम सिर्फ करंट के फ्लो को अपोज करना है, ऐसा नहीं है कि करंट कम हो जाता है या करंट ज़्यादा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी सर्किट से 5 एम्पियर का करंट बह रहा है तो करंट 5 एम्पियर का ही बहेगा, ये नहीं है कि रेजिस्टेंस की वजह से वो करंट कम हो जाए, 2 एम्पियर हो जाए, 3 एम्पियर हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, वो है ओम, ठीक है। उसे हम डिनोट ऐसे करते हैं, ये सिंबल आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी हमने ओम्स लॉ में देखा V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई, और यहाँ से हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि R इक्वल्स टू V अपॉन आई मतलब R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब अगर R बढ़ेगा तो I घटेगा, ठीक है, और अगर R घटेगा तो I बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसके आगे 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे। 1 ओम क्या है कि किसी कंडक्टर में, ऐसा कंडक्टर जिसके एंड पर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो और उससे 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, अब ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल और टेम्परेचर, ठीक है। लेंथ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंडेंट है, मतलब कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी हमने जाना कि रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब खुद ही सोचिए कि लेंथ बढ़ाने पे क्या होगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी, प्रॉपर्टी बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट को जाने में प्रॉब्लम होगी, करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, तो इसका मतलब कि वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है कि लेंथ बढ़ाने पे करंट के फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है कुछ, और वो जो कुछ अपोज कर रहा है वो कौन है, वो रेजिस्टेंस है। तो लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नेक्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, मतलब अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। या आप पहले तो एक एग्जांपल समझिए, जैसे सामने आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो डोर है वो अगर बहुत वाइडर है, अगर बड़ा है, तो ये सारे जो पीपल हैं ये आराम से अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही, और अगर वायर जो है हमारा अगर मोटा होगा, थिकर होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि चार्जेस आसानी से फ्लो कर जाएंगे। मतलब ये समझिए कि जो डोर है वो एरिया है, ठीक है, और जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो कौन है, वो चार्जेस हैं। बड़ा डोर होने पर आसानी से लोग जा पा रहे हैं, तो बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होने पर आसानी से चार्जेस फ्लो करेंगे, और आसानी से अगर चार्जेस फ्लो कर पा रहे हैं तो इसका मतलब करंट आसानी से जा रहा है, और करंट अगर आसानी से फ्लो कर पा रहा है तो रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है। वैसे ही अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम घटा देंगे तो चार्जेस नहीं फ्लो कर पाएंगे, चार्जेस नहीं फ्लो कर पाएंगे तो करंट को जाने में प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने बोला कि जब जब एरिया बढ़ा रहे हैं तब तब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और जैसे जैसे एरिया कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसीलिए R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इन दोनों बातों को हमने मर्ज किया तो हमने कहा कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे जो कि है रो। रो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिविटी, रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो R इक्वल्स टू रो L बाई A हमारा फॉर्मूला बना, तो रो बराबर क्या हुआ, RA बाई L, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
यहाँ पर हम रेजिस्टिविटी की यूनिट देख ले रहे, आर की हमें पता है यूनिट है ओम, ठीक है। एरिया इज़ मीटर स्क्वायर अपॉन एल इज़ मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो रो जो हमारी रेजिस्टिविटी है उसकी एसआई यूनिट क्या आई, ओम मीटर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि रेजिस्टिविटी है क्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले तो एक बात बताएं कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, मतलब कि हमारा कंडक्टर किस मटेरियल का है उस पर डिपेंड करती है डायरेक्ट रेजिस्टिविटी। यहाँ पर आप देखिए, जब इलेक्ट्रिक सर्किट हमने लिया, यहाँ पे इन्होंने कॉपर का वायर लगाया तो ये एमीटर की रीडिंग बताते हैं 30। देन इन्होंने एल्यूमिनियम का वायर लगाया तो इन्होंने एमीटर की रीडिंग 20 दिखाई। फिर यहाँ पर ये ग्लास रॉड लगा रही हैं तो एमीटर की रीडिंग 0 आ रही है, वहीं रबर लगा रहे हैं तो एमीटर की रीडिंग 0 आ रही है। तो इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि रेजिस्टिविटी हम चेंज करते जा रहे हैं, मतलब मटेरियल चेंज करते जा रहे हैं, तो उससे हमारा करंट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, रेजिस्टिविटी है तो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस की, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, तो ये करंट को तो फ्लो होने में प्रॉब्लम देगी ही देगी, ठीक है। जब हमने कॉपर लगाया, कॉपर एक अच्छा मटेरियल है, अच्छा मेटल है, इस वजह से यहाँ पर करंट की वैल्यू कहते हैं ज़्यादा थी। एल्यूमिनियम लगाया, एल्यूमिनियम थोड़ा कॉपर से कम अच्छा मटेरियल है तो इसलिए करंट की वैल्यू कम हो गई। अब ग्लास रॉड और रबर जो है वो तो प्रॉपर इंसुलेटर है, इसीलिए यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं किया। तो रेजिस्टिविटी को समझने से इसका मतलब है कि कंडक्टर का मटेरियल कैसा है, ठीक है, वही हमारी रेजिस्टिविटी है। उसके आगे, रेजिस्टिविटी इज़ ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, अभी बताया, जो हमारा कंडक्टर है, जो हमारा मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। एंड डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, हाँ, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। जैसे इंसुलेटर्स होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वहीं पर मेटल्स हो गए हमारे, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, इन सब की रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। अभी हमने देखा था किस किस फैक्टर्स पे कहते हैं हमारा जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। पहले तो फर्स्ट लेंथ पे, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, ठीक है। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज, कैसे रेजिस्टेंस जो है वायर का वो चेंज होगा। अगर अब 3 कंडीशन दे दी हैं, इट्स लेंथ इज़ ट्रिपल्ड, इट्स डायमीटर इज़ ट्रिपल्ड, इट्स मटेरियल इज़ चेंज टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज़ 3 टाइम। मतलब कि अगर लेंथ को हम ट्रिपल कर दें तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, डायमीटर को ट्रिपल कर दें तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, और मटेरियल को अगर 3 टाइम कर दें तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब अगर जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, अगर आप लेंथ को 3 टाइम्स कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है। वहीं डायमीटर को अगर आप ट्रिपल करते हैं, हम जानते हैं R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, मतलब R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर मतलब R, यहाँ पर R तो हमें रेडियस की बात तो की ही नहीं गई, की है डायमीटर की बात, तो R क्या होता है d/2, डायमीटर का आधा, ठीक है। तो R स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, d/2 का स्क्वायर विच इज़ d²/4, ठीक है। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/d² के, ठीक है। और यहाँ पर d हमारा क्या है, हमने क्या कर दिया, d को ट्रिपल 3 टाइम्स कर दिया, तो 3d, और 3d² इज़ 9, 3d का होल स्क्वायर मतलब 9d²। तो जो R है वो 1/9 टाइम्स हो जाएगा अगर हम डायमीटर को ट्रिपल कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हमको दिख रहा है। आगे रेजिस्टिविटी पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंडेंट है, अगर हम रेजिस्टिविटी को 3 टाइम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा। आगे, विल द करंट फ्लो मोर ईजिली थ्रू अ थिकर वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। अभी हमने देखा था कि जो करंट है वो किस वायर से ज़्यादा आसानी से चला जाएगा, थिक या फिर थिन। देखा था जब डोर वाइडर होगा तब चार्जेस जो हैं हमारे, जो लोग हैं हमारे पीपल हैं, वो आसानी से जा पाएंगे। तो मतलब चार्जेस अगर आसानी से जा पाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो करंट आसानी से कहते फ्लो कर पा रहा है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा का मतलब वायर थिक होना चाहिए। तो आंसर में यही है, व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स करंट विल फ्लो मोर ईजिली थ्रू द थिक वायर देन द थिन वायर। सीधी सी बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा, इसीलिए थिक वायर से करंट ज़्यादा आसानी से फ्लो कर सकता है इन द कंपैरिजन ऑफ थिन वायर, ठीक है।
और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो करंट आसानी से चला तब जाएगा जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है हमेशा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट के फ्लो का अपोज घट जाएगा। तो आज हमारे यही टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्जेस के बारे में जाना, एसआई यूनिट देखी, ओम्स लॉ पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आज हमने इस वीडियो में कवर किए। ठीक है, तो आज हमारे इस वीडियो में यहीं तक हम पढ़ेंगे। इसके आगे आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए।